Let's we move to the analyze the impact of the COVID-19 on the automobile sector. You know very well the automobile sector in India has been forced to stop key manufacturing activity and has led to sharp drop in the production and sales. With most of the plants shut, big automobiles manufacturing company have announced pay cuts and are waiting for a decision on the resumption of a dealership. यानी कि जब कोविड 19 की सिचुएशन हमारे इंडिया में ग्रो अप करने लगी, काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ने अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को स्टॉप करने का डिसीजन लिया, जिससे प्रोडक्शन भी गिरा, सेल्स तो ऑटोमेटिक गिर चुका था एंड बड़े बड़े प्लांट्स जो थे वो बंद हो गए, जिससे उन्होंने अपने सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी उनको कट करना स्टार्ट किया और डीलरशिप को रिनाउंड करने के लिए उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। यानी उन्होंने इस तरह के डिसीजन को एक तरह से कह सकते हो वेटिंग पीरियड में डाल दिया। इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक, द डोमेस्टिक ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री इज सफरिंग अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1200 करोड़ पर डे। यानी कि कोरोना वायरस आउटब्रेक के कारण कोविड 19 का जो आउटब्रेक हुआ उसके कारण बेसिकली देश को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को पर डे 1200 करोड़ रुपीस का लॉस बियर करना पड़ता था। द इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर हैड ऑलरेडी अंडरगॉन ऑन कंसिडरेबल स्लो डाउन ओवर द लास्ट 12 to 18 months due to the structural changes beginning with the goods and service tax, shifted to shared mobility, ex-load reforms, the Bharat Stage 4 to Bharat Stage 6 transition. You can see that इस पूरे नोट्स में यू कैन सी दैट हर एक एस्पेक्ट का क्या किया गया है, एनालाइज किया गया। बेसिकली ये जो सेक्टर था, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था, ये पहले से ही स्लो डाउन चल रहा था, क्योंकि इसमें बेसिकली 12 से 18 महीने का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिला था, जिससे गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंक्लूड हुआ था। और यू कैन नो वेरी वेल भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 का ट्रांजिशन लाया गया था। बहुत सारे चेंजेस ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाए गए थे, जिसका इस इंडस्ट्री पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। लेकिन जब कोविड आया तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लॉस में गई और इसे पर डे 1200 करोड़ रुपीस का लॉस बियर करना पड़ रहा था। द इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट बीन एट अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल सिंस 24 March. A prolonged contraction of consumer demand due to the lockdown is seen significantly affecting automobile manufacturer revenues and cash flows. In response, most of the companies are staving research and developing funding to sustain core operation and potential sitting back the progress made on the alternate fuel and mobility technologies by 24 quarter. ये सारी कंपनी 24 क्वार्टर से 24 क्वार्टर मतलब मान के चलो कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6 ईयर्स से बेसिकली ये लोग फ्यूल का अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। Eventually, some company may even choose to take a strategy call to exist unprofitable markets and vehicle segments. अब कोविड-19 के सिचुएशन में काफ़ी कंपनीज ने जो अनप्रॉफिटेबल मार्केट था उनको एग्जिट करने का स्टार्ट कर लिया था। यानी अगर हम मिला जुला देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो यू वी कैन से दैट कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस से गुजर रहा था, और उसके बाद कोविड 19 का आना, जिससे प्रोडक्शन रुका, सेल्स ऑलमोस्ट रुक गई। तो और उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो वर्क था वो काफ़ी इफेक्ट हो गया, क्योंकि पोस्टपोन भी हो गया एक तरह से कि यू नो वेरी वेल हमारा फ्यूल पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो हमें एक ऐसे व्हीकल की ज़रूरत है जो फ्यूल से ना बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चले, जिससे फ्यूल जो है उसका एक तरह से कह सकते हो कि डिमांड कम होगी, उसकी प्राइस भी कम होंगे। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे, दैट इज़ एन रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर ऑल्सो suffered immensely due to the lockdown, which was announced to prevent the spread of the deadly COVID-19 virus. Housing sales are expected to fall 25 to 35%, while office absorption is expected to fall in the range of 13 to 30% on the year basis.
In long run, such a reduction in the commercial and residential property could reset the future of real estate in India. रियल एस्टेट जो इंडिया का था वो नोटबंदी जो डीमोनेटाइजेशन होता उससे तो बहुत इफेक्ट हुआ ही था इस सेक्टर को, लेकिन उसके बाद जब कोविड-19 आया तो हाउसिंग सेल्स जो थे, यू नो वेरी वेल रियल एस्टेट सेक्टर का काम क्या होता है, हाउसिंग प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना, बनाना और उसको या तो ऑफिस के लिए दे देना या फिर रहने के लिए दे देना। तो कोविड के कारण हाउसिंग सेल में 25% से 35% तक की फॉल देखा गया और ऑफिस एब्जॉर्प्शन जो था, लोग ऑफिस के लिए हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ लेते थे, उसमें भी 13 से 30% तक का डिक्लाइनमेंट देखने को मिला। एंड वाइल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैव रिज्यूम इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी वो चल रही थी। एंड देयर आर मैनी हॉस्पिटल एरियाज इन अर्बन एरियाज वेयर की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैज़ बीन पुट ऑन द होल्ड फॉर सेवरल वीक ड्यू टू द लॉकडाउन के कारण कई अर्बन एरियाज में हॉस्पिटल्स में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। दिस हैज़ लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मिलियन ऑफ माइग्रेंट्स लेवल्स, जिससे जो माइग्रेंट लेवल मतलब जो दूसरे राज्य से किसी दूसरे राज्य में आते हैं, जैसे बिहार से दिल्ली, बिहार से महाराष्ट्र लोग जाते हैं काम करने के लिए, अब वो वहाँ पे डेली पे कमा रहे हैं या माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो वहाँ जब माइग्रेंट लेबर की डिमांड ही नहीं रहेगी तो घर पे बैठ के कितने दिन का खाना खाएंगे, उनकी पूरी जो रोजी रोटी तो उसी में चलती है, काम कर करके वो कमाते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं, कुछ सेविंग करते हैं, उससे अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर अप करते हैं। तो जब कई जगह प्रोजेक्ट रुक गए, काम ही नहीं हो रहे हैं, तो माइग्रेंट लेबर जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए तो इन्होंने अपनी घर की तरफ जाने की सोचा, घर की तरफ गए, जिससे फिर जब काम फिर से स्टार्ट हुआ तो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को वर्कर्स नहीं मिले। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। Who are engaged primarily in construction activities, hardly anyone of these labor who live on daily wages have an additional saving to see off the lockdown period. The government has argued employed to not cut wages or lay off the such laborers. Companies are left with no choice but to let their workers go due to cash flows issues. ये बातें बताकर इन सब चीज़ों पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आने वाले अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड ही केस स्टडीज़ पूछी जाने की चांसेस हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर, सो ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक, आवर GDP of the financial year 2021 will be in negative. The risk of predictions falls in the loan growth is getting stronger. Besides, there is a fear that the banks and non-banking financial corporation may see a risk in NPAs, non-performing assets, as COVID-19 has hit businesses strongly, as several small and medium scale industries are on the cusp of collapsing. Loans growth demand is likely to be led by negative outcomes such as worsening working capital cycles, moratoriums and restructuring of slower prepayments. In the near to medium term, with the growth likely taking back seat, NBFCs and HFCs, Housing Finance Corporation, may again focus on the liquidity and risk management as top priority, key priority. You know very well, जब कोविड-19 की सिचुएशन बनी तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस बात का डाउट था कि NPAs बढ़ेंगे। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो एसेट्स जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया और वो रिटर्न होने के चांसेस नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट था वो आ रहा था MSME से, मीडियम एंड इसका स्मॉल स्केल बिजनेसेस पे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को इस बात का भी था कि जो इंस्टॉलमेंट डेली नहीं आ रही है उसका भी बहुत दिक्कत था। तो उन पे ये ज़्यादातर दिक्कतें थी, इस ज़्यादा चीज़ों पे उनको फोकस करना था, लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, NBFC एंड HFC ने फोकस किया लिक्विडिटी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे। द रिकवरी ऑफ द पोस्ट लॉकडाउन ग्रोथ वुड बी डाइवर्जेंट अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट. फंडिंग cost is likely to remain high due to the risk aversion from the banking system and tight capital market. हम लोगों ने अगर कोई पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है तो ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. With some normally returning, the brokerage expects secularization or assignment transaction to likely pick up first from a funding perspective.
Banks total credit expected to grow lesser to 6% compared to the previous 9%. बैंक का जो टोटल क्रेडिट था वो 6% कम था अगर वो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें 9% टू द प्रीवियस 9%. NBE and HFC could see liquidity concern given the moratorium and will large depend on the effectiveness on LTRO, long-term repo operation and further funding from banks. और लिक्विडिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इतने ज़्यादा लोग को ज़रूरत है क्योंकि कंपनीज़ को बड़े बड़े फंड चाहिए थे, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अगर हम लोग बात करें तो लिक्विडिटी रिस्कनेस पे बात हो रही थी और इस पे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती हमको, देश को, इस तरह के काम को करने के लिए. नाउ वी आर मूविंग टू द सम एनालिसिस अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया अफेक्टेड बाय लॉकडाउन. In India, up to 53% of the business and a specified certain amount of impact of shutdown caused due to the COVID-19 on operations. By 24th April, the unemployment rate had increased nearly 18% within a month. यानी इंडिया में 53% बिजनेस जो थे वो शट डाउन हो गए थे ड्यू टू द कोविड-19, बंद हो गए थे. 24 अप्रैल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ इंक्रीज 18% विद इन अ मंथ. 18% बढ़ गया था और 26% तक पहुंच गया था पूरे इंडिया में 24 अप्रैल तक. अराउंड 14 करोड़ इंडियन लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द लॉकडाउन. 14 करोड़ इंडियन लोगों ने अपनी जॉब खो दी. More than 45% household across the country have reported an income drop as compared to the previous year. 45% हाउसहोल्ड पूरे कंट्री के लोगों ने रिपोर्ट किया कि जो इनकी इनकम है वो ड्रॉप हो गई है प्रीवियस ईयर से. वेरियस बिजनेसेस सच होटल्स की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, हैव कट सैलरीज एंड हैव लेड ऑफ द एम्प्लॉयज़. रेवेन्यूज ऑफ ओला कैब का नाम सुना होगा आप लोगों ने. रेवेन्यूज went down nearly 95% in the March April. ओला कैब की जो रेवेन्यूज थी वो डाउन हो गई थी 95% in the March April, resulting in 1400 layoffs. It is estimated the loss to the tourism industry will be by 15,000 करोड़. यानी कि ये एस्टिमेट किया गया कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को जो लॉस हुआ है वो 1500 करोड़ रुपए का हुआ है मार्च और अप्रैल में. Huge chunk of the workforce involved with tourism in the country faces unemployment. Live events industry जो live events कराती थी उसका estimated loss हुआ 3000 करोड़ रुपए का. And number of young startups has been impacted as funding has fallen. The Data Labs report shows a 40% decrease in the total growth stage funding as compared to the fourth quarter of 2019. अगर हम 2019 के फोर्थ क्वार्टर की बात करें यानी आखिरी क्वार्टर की बात करें तो उस बेसिस पे अगर हम अपना स्टेज फंडिंग की बात करें 45% डिक्रीज हुआ है. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. द वेंचर कैपिटल इंडियन स्टार्टअप्स हैज़ बीन फॉलन ओवर 50% द क्वार्टर 1 2020 फ्रॉम द क्वार्टर 4 2019. 50% का फॉलन हुआ है वेंचर कैपिटल जो इंडियन स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं. 50% लोगों ने कहा कि हम नए स्टार्टअप में पैसा ही नहीं लगाएंगे. गवर्नमेंट रेवेन्यू हैज़ बीन सेवरली अफेक्टेड विद टैक्स कलेक्शन गोइंग डाउन. टैक्स का कलेक्शन नहीं हुआ जिसके रिजल्ट में गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू फाइंड वे ऑफ रिड्यूसिंग इट्स ओन कॉस्ट. उसने अपना खुद का कॉस्ट भी डिक्लाइन करने का सोचा क्योंकि टैक्स नहीं आएंगे तो एक्सपेंस भी नहीं कर सकते. If you are talking about the former prediction by the RBI chief Ragurajan, so you know very well in the April former RBI chief जो पहले के RBI chief थे, RBI governor थे Raghuram Rajan, said that the coronavirus pandemic in India may just be the greatest emergency since independence. While the former chief economic advisor to the government of India said in the April that India should prepare for a negative growth rate. और इंडिया के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस किया था कि अप्रैल में ही एडवाइस कर दिया था कि अब इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए नेगेटिव ग्रोथ रेट के लिए, और जो ट्रू भी हुआ. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी सम ऑफ द डाटा that is in the Indian
is expected to lose over 32,000 crore every day during the first 21 days of the lockdown. यानी इंडिया इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर रही थी, एक्सपेक्टेड ये लगाया गया कि वो 32,000 करोड़ रुपए पर डे लूज कर रही है फर्स्ट 21 डेज, जो कि फर्स्ट 21 डेज में कंप्लीट लॉकडाउन था, कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं थी. The cost of the first 21 days of the shutdown as well as the previous two shorted ones will be total to the around 8.5 lakh crore. Oh my god. And the consideration of the Indian industry has sought an economic physical stimulus packages of 1% of the India's GDP amounted to 2 lakh crore. और इंडिया यू नो वेरी वेल, इंडिया का GDP का लगभग 1% पैकेज दिया गया जो 2 लाख करोड़ रुपए का बना था. द फिजिकल पैकेज एंड फिजिकल पॉलिसीज अप्रोचिंग इज बिंग कंपेयर टू व्हाट वाज हैपेंड इन द अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, ब्राज़ील, जापान. According to the report, Jeffries Group, the government can spend 1.3 lakh crore, that is an $18 billion, to fight the impact of the coronavirus. As well as Bloomberg's economics says that at least 2.5 lakh crore needs to be spent. दो 2.5 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत थी स्पेंड करने की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना स्पेंड किया? ओनली 1.3 lakh crore रुपीज़. As well as former CEA Arvind Subramaniam said that India would need a 10 trillion stimulus to overcome the contraction. So it is a very sad thing about the lockdown, sad thing about the COVID-19 कि इंडिया कोविड की लड़ाई तो अभी तक लड़ ही रहा है, लेकिन जो इंडिया को जो मॉनेटरी लॉस हुआ है वो रिकवर करना में काफ़ी साल लगेगा, यानी इंडिया को फिर उसी लेवल पे आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा ऑफ द कोविड-19. जीडीपी, द फुल फॉर्म ऑफ द जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Various experts and analysts downgraded the estimate of India's GDP growth from 2020 from 5.3% to 2.5%. जो इंडिया के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एग्रीगेट किया था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 5.3% से 2.5% हो जाएगी 2020 में. फ्रेंच रेटिंग रिवाइज एंड एस्टिमेट फॉर द इंडिया ग्रोथ टू 2%. जो फ्रेंच रेटिंग्स होती हैं, डिफरेंट एनालिटिकल एक्सपर्ट्स कराते हैं ये रेटिंग्स, उन्होंने ये रेटिंग्स कराई तो उनको ये अनुमान हुआ, उनको ये लगा कि एक्सपेक्टेड जो है वो 2% जाएगा, यानी 2.5% से भी बिलो रहेगा. India Rating and Research also downgraded the financial year 2021 estimate to 3.6%. India Rating and Research ने भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो जीडीपी है वो 3.6% रहेगी. In April 2020, the World Bank and Rating Agency downgraded India's growth for the fiscal year 2020 with the lowest figure India has been seen in the 3 decades since India's economic liberalization in 1990s. On 12 April 2020, a World Bank report focusing on the South Asia said India's economy is expected to grow. अब ये 2020 12 अप्रैल को इंडिया ने साउथ एशिया का जो पे फोकस किया और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 1.5% से 2.5%, 2.8% ग्रो कर जाए फाइनेंशियल ईयर 2021 में. द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेड दैट द पैंडेमिक हैज मैग्नीफाइड pre-existing risk to the India's economic outlook. In the mid-April, the International Monetary Fund projection for the India for the financial year 2021 in 1.9 GDP was still the highest among the G20 nation. अगर हम पूरे G20 डेज की बात करें, G20 डेज का 20 नेशंस का एक समूह है, अगर उन नेशंस में कंपेयर करें तो इंडिया का जो प्रोजेक्शन था वो ये था 1.9% जीडीपी ग्रोथ, जो सबसे हाईएस्ट था. कन्फेडरेशन ऑफ द इंडिया, जिसे हम बोलते हैं CII, एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 विल बी द 0.9 एंड 1.5, यानी इंडिया की जो जीडीपी है वो 0.9% से लेकर 1.5% रहेगी. 28 अप्रैल, द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर द नेगेटिव ग्रोथ रेट. अब ये भी याद रखिए कि 28 अप्रैल को
जो इंडिया के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने ये एडवाइस भी किया था इंडिया को कि इंडिया को नेगेटिव ग्रोथ रेट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए इन द फाइनेंशियल 2021। 22 मई 2020 द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, जो करंट में थे, हैं भी इस समय, ऑल्सो सेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ विल रिमेन नेगेटिव इन द फाइनेंशियल ईयर 2020। उन्होंने भी कहा कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रेथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में नेगेटिव ही रहेगी। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक पैकेज, बहुत सारे इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए गए। इसके बावजूद न्यूमरस एजेंसी डाउनग्रेडेड देयर जीडीपी प्रेडिक्शंस ऑन 26 May। क्रिसिल इज अ एजेंसीज for rating, that is in Credit Rating Information Services of India Limited, say that India's fourth recession since independence, इंडिया का चौथा रिसेशन आएगा, वो भी इंडिपेंडेंस के बाद, फर्स्ट सिंस लिबरलाइजेशन एंड परहैप्स द वर्स्ट टू डेट इज हियर। ये सबसे बेकार रिसेशन होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च प्रिडिक्ट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवर 40% in the GDP in the Q1 financial 2021. For the state, the total loss due to the COVID-19 is estimated at 13.5% of the total gross state domestic product। यानी हर स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका 13.5% लॉस रहेगा कोविड-19 की वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज किया कि इंडिया की जो जीडीपी है वो एस्टिमेट है Q4 के लिए कि 3.5%, फाइनेंशियल 2020 के लिए Q4, while the overall GDP for financial year 2020 is 4.2। ये कहना बहुत आसान था कि हमारी जो जीडीपी है वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3.1% रहेगी और ओवरऑल जीडीपी जो है हमारी वो 4.2% रहेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज किया। हुआ क्या? फॉलोइंग टेबल शोज इंडियाज ग्रोथ रेट, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2000 from the 2016 to 2021. So you can see that in the year 2016 the GDP growth percentage is 8, in the 2017 the GDP growth percentage is 8.3 जो कि बढ़ी 0.3%। 2018 में GDP घट गई 1.4 6.6 हो गई, एंड 2019 में GDP फिर गिरी 0.5 से 6.1। 2020 में जीडीपी फिर एस्टिमेट हुई, गिरी 1.9 एस्टिमेट किया गया है, 4.2 हुई, एंड 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ, 9.2 एस्टिमेटेड डाउन हुआ है, और इस समय जीडीपी है -5। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे बात करते हैं, उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो मेजर कंपनीज इन इंडिया लाइक लार्सन, टर्बो, भारत फॉर्ग, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, फैशन एंड रिटेल रिंग ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा मोटर्स एंड Thermax temporarily suspended or significantly reduced operation in a number of manufacturing facilities and factories across the countries. iPhone producing companies in India also suspended a majority of operation. Nearly all two-wheeler and four-wheeler companies put a stop to production till further notice. यानी बहुत सारी बड़ी कंपनी, लार्सन है, टॉर्बो हैं, भारत फॉर्ग है, अल्ट्राटेक सीमेंट्स हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने जो अपना वर्क है कम कर दिया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने, फैक्ट्रीज भी जो थी वो रुक गई, और आईफोन ने अपनी इंडिया में जो कई सारे काम थे उसको सस्पेंड कर दिया, काफ़ी सारे काम। टू व्हीलर और फोर व्हीलर कंपनी ने प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया। मैनी कंपनी हैव डिसाइडेड टू रिटेन क्लोज्ड एटलीस्ट 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक काफ़ी कंपनी ने कहा कि हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, आईटीसी, डाबर इंडिया हैव शट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एसेंशियल, यानी आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया ने अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया इसेंशियल्स को छोड़ के। Foxconn and Western Crop, iPhone producers have suspended production following the 21 days lockdown order, यानी Foxconn है, वेस्टर्न क्रॉप है, आईफोन प्रोड्यूसर, उन्होंने 21 दिन के लिए पूरा अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। ई कॉमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा? मुझे लगता है स्टार्टिंग में ई कॉमर्स काफ़ी इफेक्ट हुआ। In the third week of the March, Amazon announced that it would stop sale of non-essential item in India so that it can focus on the essential items. Amazon जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने मार्च के थर्ड वीक में अनाउंस कर दिया
कि अब वो नॉन एसेंशियल आइटम्स को सेल नहीं करेगी कुछ दिनों के लिए, सिर्फ उसका फोकस होगा एसेंशियल नीड्स पे। मार्च 25, वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट टेम्प्रोरी सस्पेंसेस सम ऑफ इट्स सर्विसेज ऑन इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वॉलमार्ट जिसने फ्लिपकार्ट को खरीदा है उसने ये कहा कि हम टेम्प्रोरी बेसिस पे अभी सिर्फ एसेंशियल सामान को ही बेचेंगे और जो नॉन एसेंशियल सामान है उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बिग बास्केट, ग्रोफर्स भी कई सारे के ऐसे तरह की प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसिंग डिस्ट्रप्शन इन द सर्विस ड्यू टू द लॉकडाउन, दिल्ली पुलिस began issuing डिलीवरी एजेंट्स कर्फ्यू passes टू मेक इट ईजियर फॉर देम टू कीप द। दिल्ली पुलिस ने या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो पुलिस है उन्होंने डिलीवरी एजेंट्स को कर्फ्यू पासेस भी दिए ताकि वो ईजिली प्रोडक्ट, इसेंशियल प्रोडक्ट को ईजिली डिलीवर्ड कर सके, सप्लाई चेन बनी रहे। ई कॉमर्स कंपनीज ऑल्सो लुक फॉर द लीगल क्लैरिटी रिलेटेड टू द व्हाट आर इसेंशियल, और ई कॉमर्स कंपनीज ने इस पर भी ध्यान दिया, उस पर लीगलिटी पे फोकस किया कि क्या चीज़ें एक्चुअल में इसेंशियल हैं। 20 अप्रैल तेलंगाना एक्सटेंडेड टू द लॉकडाउन टू 7 मई। 20 अप्रैल को तेलंगाना ने लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया। स्विगी एंड जोमेटो वर नॉट अलाउड टू फंक्शन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड। स्विगी और जोमेटो को अलाउड नहीं किया गया कि वो फंक्शन काम करें, क्योंकि बेसिकली वो एसेंशियल चीज़ों में नहीं आते, वो ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जो हम जनरली किसी स्पेशल ओकेजन में यूज़ करते हैं। एनर्जी सेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ा? एनर्जी सेक्टर्स में नाइट लाइट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड। इन दिल्ली नाइट लाइट्स radiance fell 37.2% compared to the 1 to 31st March 2019. This was the biggest fall for any metro in India. Bangalore fell 32% while Mumbai dropped by 29%. India's fuel demand in April 2020 as compared to the previous year fell nearly 46%. 46% तक का जो डिमांड रेट था फ्यूल का वो कम हो गया। फ्यूल का कंजप्शन सबसे लोवेस्ट था 2007 से लेकर अब तक का सबसे ज़्यादा कम था, लेकिन कुकिंग गैस यानी एलपीजी की जो सेल थी वो बढ़ गई 12% से। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट ने अप्रैल में एस्टिमेट किया कि इंडियाज एनुअल फ्यूल कंजप्शन विल डिक्लाइन बाई 5.5 इन 2020, और उस इंडियन एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट ने अप्रैल में ये एस्टिमेट किया था कि जो एनुअल फ्यूल कंजप्शन है वो 5.5% तक घटेगा 2020 में। डीजल भी घट गया 6% से। ऑयल की प्राइसेस भी घट गई 2020 में। फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडेमिक डिमांड ऑल्सो फेल शार्पली, डिमांड भी घट गए। By mid-May, India has already filled its strategic storage, including storing oil on ships across the world. India is now looking at storing oil to the other nations, including America. और इंडिया ने इसका फ़ायदा लिया, कम दामों पे तेलों को क्या किया, स्टोर करना स्टार्ट किया। इंडिया ऑल्सो प्लान्स टू इंक्रीज इट्स लोकल स्ट्रेटेजी स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ऑयल, और इंडिया ने ये भी सोचा कि वो लोकल लेवल पे भी कैसे ऑयल को स्टोर कर सकती है कम दाम में, क्योंकि डिमांड कम हो गया तो उसकी प्राइस भी कम हो गई ऑल ओवर इन वर्ल्ड में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। सो दिस इज एन इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस 19 इन पैंडेमिक ऑन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर। So in today's video, you can see that we studied the sector that are most adversely affected by the COVID-19. यानी COVID-19 के सिचुएशन से कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। The first is micro, small and medium enterprises sector. Second is tourism and hospitality sector, automobile sectors, as well as the real estate sector, aviation sector, एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। एंड हमने ये भी स्टडी किया इस पूरे सीरीज़ में, इस पूरे PDF से, कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया लॉकडाउन में कैसे इफेक्ट हुई, यानी इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो लॉकडाउन में कैसे इफेक्ट पड़ी। इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बेसिकली जो GDP पे क्या इफेक्ट पड़ा, यानी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लॉकडाउन में GDP पे क्या इफेक्ट पड़ा। GDP टाइम टू टाइम प्रिडिक्शन होने लगा कि पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव भिन्नता रहेगी, नेगेटिव हो जाएगी। फॉर्मर हमारे RBI गवर्नर ने भी कहा, फॉर्मर एडवाइज़र ने भी कहा कि इंडिया की जो GDP है वो नेगेटिव जाएगी। बट उसके अलावा जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी वो कह रही थी नहीं,
हमारी जीडीपी फॉल होगी, जीडीपी प्रोग्रेस रेट फॉल होगा, बट नेगेटिव में नहीं जाएगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि हमारी जो जीडीपी थी वो लास्ट 2016 के अगर कंपैरिजन किया जाए, 2016 से लेकर 2018 में हमारी जीडीपी 8 पॉजिटिव से होने पर -5 आ गई, यानी कि 13% का डिक्लाइन किया गया इन द लास्ट 5 ईयर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन सेक्टर लेफ्ट कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया, या प्रोडक्शन किया गया तो बहुत ही छोटे लेवल में प्रोडक्शन किया गया। और अगर हम कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स वेबसाइट जो स्पेशली होती हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जिसको ओन किया है वॉलमार्ट ने, तो इन्होंने सिर्फ एसेंशियल आइटम्स पे फोकस किया, नॉन एसेंशियल आइटम्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया कुछ समय के लिए। और इससे हमारे एनर्जी सेक्टर पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो एनर्जी सेक्टर में बेसिकली फ्यूल एंड पेट्रोल की डिमांड रहती है, एलपीजी, तो एलपीजी कुकिंग गैस का डिमांड बढ़ गया 12% से। बट जो डीजल थे और पेट्रोल के डिमांड कम होने से इसकी प्राइस भी काफ़ी रिड्यूस हुई। और प्राइस कम होने से एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई, जिसकी प्राइस कम होने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ऑयल को स्टोर किया उस करंट प्राइस पे। और अब इंडिया को ये भी फोकस करना होगा कि हमें और सारी ऑप्शंस होने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सिचुएशन में, जहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर हम और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, यानी जिसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना, यानी जो मुश्किलें हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उससे हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब भी काफ़ी जितना रिसोर्सेज था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ों को अरेंज किया। आने वाले वीडियोस में हम लोग एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, स्टेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, सप्लाई चेन पे क्या इफेक्ट पड़ा, इंडिया की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर डिस्कस करेंगे, और भी कुछ अदर पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।